हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश और हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। तो देखो, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है या मादा जनन तंत्र जो है उसके अंदर डिस्कशन किया था ओवरी के बारे में, यानी कि अंडाशय की जो संरचना है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सहायक मादा जनन अंग है उनके बारे में, और जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज अंडवाहिनी के बारे में। अंडवाहिनी जिसे फैलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है या हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं अंडवाहिनियों के बारे में, यानी कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जिसे हमने यहाँ पर डायग्राम के रूप में शो किया है। इसका ये वाला जो सिरा है वो ओवरी की तरफ यानी कि अंडाशय की तरफ होता है, जहाँ से बनने वाला जो अंडाणु है वो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश करता है, और इसका दूसरे वाला जो एंड है वो यहाँ पर यूट्रस यानी कि गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं अंडवाहिनी के बारे में। अगर हम बात करें अंडवाहिनी की, तो मादा जनन तंत्र के अंदर एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ पाई जाती है कि जो यूट्रस है उसके एक अंडवाहिनी तो इस तरफ और दूसरी अंडवाहिनी जो है वो कहाँ होगी, इस तरफ होगी। तो इस प्रकार से एक मादा जनन तंत्र के अंदर कितनी अंडवाहिनियाँ होंगी? दो, यानी कि एक पेयर होगा, एक जोड़ी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें इस अंडवाहिनी की लंबाई के बारे में कि इसकी लेंथ कितनी होती है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक मानी गई है। आगे बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में, यानी कि इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो जब हम बात करते हैं अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन जो ट्यूब है उसके ओरिजिन के बारे में, तो हम देखते हैं कि अंडवाहिनियाँ जो हैं वो मुलेरियन नलिकाओं का रूपांतरण है या उनका व्युत्पन्न है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बात की कि जो इसका ओरिजिन होता है वो किससे होता है? मुलेरियन डक्ट या मुलेरियन नलिका के द्वारा, और इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, अब अगर हम अंडवाहिनी की स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो है सबसे आगे वाला भाग, ये जो इसका चौड़ा भाग है वो, जिसके आगे की तरफ इस तरह से छोटे छोटे परवर्ध निकले हुए हैं, और दूसरा भाग जो है वो है इसका ये मोड़ा हुआ जो भाग है वो, और तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, नलिका के समान जो संरचना है वो। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि अंडवाहिनी के कितने भाग माने गए हैं? 3, जिनमें से सबसे पहले वाला जो भाग है, अगर हम बात करें इस भाग के बारे में जो ओवरी की तरफ यानी कि अंडाशयों की ओर होता है उसके बारे में, तो उसे नाम दिया गया है इनफंडिबुलम। क्या नाम दिया गया है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि ये एक कीप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि पीछे से थोड़ा सा संकरा और आगे की तरफ से थोड़ा चौड़ा, यानी कि कीप लाइक स्ट्रक्चर होती है। कौन सा? अंडवाहिनी का या फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम जो पार्ट है वो। नेक्स्ट, इसका जो ओवरी की तरफ वाला जो एंड है उसके ऊपर तंतुनुमा परवर्ध पाए जाते हैं। इस तरह से उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो ओवरी से उत्सर्जित होने वाला जो ओवम या अंडाणु है उसको ग्रहण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये तंतुनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, और इन तंतुनुमा प्रवर्ध के लिए शब्द यूज में लिया जाता है फिम्बरी या झालर। ठीक है, नेक्स्ट, इसी भाग के अंदर एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है इनके बीच में, और जिसको नाम दिया जाता है ऑस्टियम। तो देखो यहाँ पर जो ये फैलोपियन ट्यूब है वो इस तरह से लगी हुई है। अगर हम इसका साइड व्यू देखें इस भाग से, तब तो हमें ये कीप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और यहाँ पर क्या बने हुए हैं इसके एंड पर इस तरह से रोम, इस तरह से छोटे छोटे परवर्ध बने हुए हैं, और जिनको हमने नाम दे दिया है फिब्री या झालर। और अगर हम इसी ओविडक्ट को यूं करके देखें इस एंगल से, यहाँ से टॉप एंगल से, तो हम देखेंगे कि इसके साइडों के अंदर
तो जो है वो क्या बने हुए, फिम्बरी, और इसके सेंटर के अंदर बीचों बीच क्या है, एक छिद्र मौजूद है, और इसी छिद्र से होते हुए अंडाणु यानी कि ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश करता है, और इस छिद्र के लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है और वो शब्द है ऑस्टियम। ठीक है, तो ये हमने बात की फैलोपियन ट्यूब के सबसे पहले पार्ट के बारे में, जो क्या है, इनफंडिबुलम है, जो एक कीप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एंड के ऊपर परवर्धनुमा संरचनाएं हैं जिन्हें फिम्बरी या झालर कहा जाता है, और जिसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है जहां से होकर अंडाणु जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश करता है, और इसे नाम दिया जाता है ऑस्टियम। अब बात करते हैं इस इनफंडिबुलम के ठीक पीछे का जो मुड़ा हुआ भाग होता है इसके बारे में, और इस भाग को नाम दिया जाता है एम्पुला। क्या कहेंगे हम, एम्पुला कहेंगे, और ये क्या है, अंडवाहिनी का मुड़ा हुआ भाग है, कर्व लिए हुए है यूं। ठीक है, और ये माना जाता है कि इधर से जो है वो अंडाणु आता है और इस तरफ से आता है स्पर्म। ये मान लो अंडाणु आ गया इधर से और इस तरफ से आ गया स्पर्म। तो अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन है वो ये माना जाता है कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी के इसी एम्पुला भाग के अंदर होता है, और अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन है उसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अंडवाहिनी का जो दूसरा भाग है वो क्या है, एम्पुला है, और जो कौन सा भाग होता है, मुड़ा हुआ भाग होता है, और इस भाग के अंदर कौन सी क्रिया संपन्न होती है, लैंगिक जनन से संबंधित जो निषेचन की क्रिया है यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। अब आगे बात करते हैं, और अब हम बात करेंगे इस फैलोपियन ट्यूब के तीसरे पार्ट के बारे में, और जिसको नाम दिया जाता है इस्थमस। क्या कहेंगे इसको, इस्थमस। ये सीधा और नलिकाकार भाग है, देखो स्ट्रेट फॉर्म के अंदर है, सीधा है, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में है। ये अपने पीछे वाले छोर से किसके साथ जुड़ता है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो ये इस्थमस है, ये इसका पीछे वाला भाग, और यहाँ पर आगे क्या है, ये गर्भाशय है, यूट्रस है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस इस्थमस का पीछे वाला भाग किससे जुड़ता है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय से जुड़ता है, और ये क्या होता है, संकुचनशील होता है, यानी कि इसके अंदर यूँ फैलने और सिकुड़ने की कैपेबिलिटी होती है, ताकि जो है वो जाइगोट जो है वो आगे की तरफ जो है यूट्रस की तरफ उसकी मूवमेंट उसको गति करवा सके, संकुचनशील होता है, और साथ में जो है वो स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो है वो भी गति करते हुए आगे जा सके। ठीक है, अब आगे बात की गई है कि जो कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी, ये इसकी जो आंतरिक भित्ति है यानी कि जो इनर वॉल है वो क्या होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई होती है, रोमाबी उपकला होती है, इनके छोटे छोटे रोम के समान संरचनाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने अभी बात की किसके बारे में, फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में यानी कि अंडवाहिनी के बारे में, जिसको अगर हम एक बार रिवाइज करें तो हम कहेंगे कि ये क्या होती है, एक जोड़ी होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। इसका ऑरिजिन किससे होता है यानी कि उत्पत्ति मुलेरियन डक्ट के द्वारा होती है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों के अंदर। कौन कौन से भाग है, सबसे पहला भाग है इनफंडिबुलम, ये वाला जो क्या है कीप के समान है, जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, तंतु के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, फिब्री या झालर कहा जाता है, और इसके अंतिम छोर के ऊपर क्या पाया जाता है, एक छिद्रनुमा मुख पाया जाता है, जिससे होते हुए अंडाणु जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश करता है, और इसे क्या नाम दिया जाता है, ऑस्टियम। दूसरा जो मुड़ा हुआ भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, एम्पुला, और इसी एम्पुला भाग के अंदर कौन सी क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की। इसका तीसरा और अंतिम भाग क्या कहलाता है, इस्थमस, जो सीधा और नलिकाकार भाग होता है, और ये पीछे वाले छोर से किससे जुड़ता है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय से जुड़ता है, और ये क्या होता है, संकुचनशील होता है। और अगर हम बात करें इस पूरी फैलोपियन ट्यूब की, तो जो इसकी आंतरिक भित्ति है वो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है यानी कि रोमाबी उपकला होती है, और इसको भी अच्छे से याद रखना कि इसकी आंतरिक भित्ति क्या होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम की। ठीक,
तो ये था फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अब हम मादा जनन तंत्र के ही यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही एक दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, और वो है गर्भाशय यानी कि यूट्रस। यानी कि जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जिसको हमने यहाँ पर छोटा सा डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करने की ट्राई की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये क्या है? गर्भाशय या यूट्रस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए यूट्रस के बारे में चर्चा करते हैं। अगर गर्भाशय के बारे में बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमन जो है इसके अंदर सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस पाया जाता है। यहाँ पर सिंप्लेक्स टाइप के यूट्रस का मतलब है कि हम ये मानते हैं कि इस गर्भाशय का निर्माण दो गर्भाशयों के आपस में जुड़ने से हुआ है। कितने के? दो के। ये माना जाता है कि जैसे एक ओविडक्ट ये है, दूसरी ओविडक्ट ये थी, तो इस ओविडक्ट से एक यूट्रस तो था, यूँ अगर सेप्टम की मैं बात करूँ तो एक यूट्रस इस तरफ था और दूसरा यूट्रस इस तरफ था। तो कितने यूट्रस थे? दो। और इसके बाद में ये सेप्टम जो है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी कि दोनों तरफ के जो यूट्रस थे वो आपस के अंदर क्या हो गए? जुड़ गए। उनका क्या हो गया? सिंक्रोनाइजेशन हो गया। तो इसलिए हम इसके बारे में कहते हैं कि ये क्या है? सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय है। तो अगर हम यूट्रस की बात करें तो हम ये कहेंगे कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है? सिंप्लेक्स प्रकार का, और जो दो गर्भाशयों के आपस के अंदर जुड़ने से बना हुआ है। और ये माना जाता है कि ये सिंप्लेक्स टाइप का जो गर्भाशय है जो कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है, ये प्राणी जगत के अंदर सबसे अधिक विकसित प्रकार का गर्भाशय है, सबसे एडवांस्ड है। अब आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें इसके शेप की यानी कि इसके आकार की, तो हम ये कहते हैं कि गर्भाशय जो है वो क्या होता है? नाशपाती के आकार का होता है। इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी ऊपर से चौड़ी और नीचे से संकरी होती है। कहने का मतलब नाशपाती के आकार का होता है। अगर इसके ऊपर वाले 2/3 भाग यानी कि इस हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से की, इस हिस्से की बात की जाए तो इसे नाम दिया जाता है बॉडी, मुख्य काय या मेन भाग है ये इसका। और अगर नीचे वाला जो भाग है 1/3 भाग, ये वाला जो इस ऊपर वाले भाग की अपेक्षा एक ट्यूब लाइक यानी कि नलिका के समान भाग होता है, थोड़ा सा संकरा होता है, ये नैरो होता है। और इसके लिए शब्द यूज में लिया जाता है सर्विक्स या गर्भाशय गिरवा, यानी कि गर्दन के समान भाग है ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूट्रस वॉल के बारे में यानी कि जो गर्भाशय की भित्ति है इसके बारे में, तो हम ये कहेंगे कि गर्भाशय की भित्ति के अंदर 3 लेयर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर? 3। सबसे बाहर वाला जो स्तर है, परिधीय स्तर, वो कहलाता है पेरीमेट्रियम। इसके ठीक अंदर की तरफ एक मोटा और पेशी युक्त स्तर पाया जाता है जिसके अंदर मेनली अरेखित पेशियां या चिकनी पेशियां मौजूद होती है। ठीक है, और उस स्तर को नाम दिया जाता है मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की तरफ जो तीसरा स्तर पाया जाता है ये वाला, इसको नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम जो है यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब रक्त स्रावण की क्रिया होती है तो उस समय यही एंडोमेट्रियम टूट करके जो है वो योनि मार्ग के द्वारा ब्लड के साथ जो है वो बाहर उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गर्भाशय के अंदर जो इसकी भित्ति है, वॉल है, उसके अंदर कितने लेयर मौजूद होते हैं, कितने स्तर मौजूद होते हैं? 3 स्तर मौजूद होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है पेरीमेट्रियम। ये कहाँ मौजूद होता है? बाह्य स्तर है, सबसे बाहर की तरफ। इसके बाद दूसरा स्तर जो कि पेरीमेट्रियम के ठीक अंदर की तरफ है, ये वाला, इसको क्या नाम दिया जाता है? मायोमेट्रियम। मायो जो वर्ड होता है वो हमेशा मसल्स के लिए यूज होता है, मांसपेशियों के लिए यूज होता है, इसलिए मायोमेट्रियम जो है वो कौन सा है? इसका मध्य स्तर है और मोटा पेशीय स्तर है, यानी कि मसल्स पाई जाती हैं, पेशी युक्त है, क्योंकि मायो शब्द जो है वो अपने आप में मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर जो मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? चिकनी पेशी, जो स्मूथ मसल्स हैं, अरेखित जो पेशियां हैं वो पाई जाती हैं। और ये माना गया है कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा यूट्रस है उसमें हमारे शरीर की सबसे अधिक लंबी मसल्स जो है वो मौजूद होती है, ये सबसे अधिक बड़ी।
और सबसे अंदर वाला जो स्तर है वो क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है, आंतरिक स्तर है ये वाला जो जिगजैग लाइन के द्वारा हमने शो किया है, एंडोमेट्रियम। और यही आंतरिक स्तर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है वो ब्लड के साथ बाहर उत्सर्जित होता है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसका बाह्य द्वार किसका? यूट्रस का, जिसे हम एक्सटर्नल ऑरिफाइस कहते हैं, ये आगे चल करके एक नलिका के समान संरचना में खुलता है और जिसको नाम दिया जाता है वेजाइना। तो देखो ये यूट्रस है, यहाँ पर इसका ये एक्सटर्नल ऑरिफाइस या बाह्य द्वार जो है वो एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। और किस में खुलता है? ये यहाँ पर जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलिका के समान संरचना है उसके अंदर, और जिसके लिए हम शब्द यूज में लेते हैं क्या? वेजाइना या योनि। तो इसलिए कहा गया है कि यूट्रस जो है वो अपने बाह्य द्वार के द्वारा कहाँ पर खुलता है? योनि के अंदर खुलता है। ठीक है, इसके बाद में जो बात मैंने अभी आपको बताई दी थी कि यूट्रस वॉल के अंदर हमारे शरीर की सबसे बड़ी अरेखित पेशी जो है वो पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अरेखित मसल्स या पेशी कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है यूट्रस वॉल के अंदर। अब यूट्रस, अगर पूरे यूट्रस की बात की जाए तो इसको तीन पार्ट के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? देखो, एक तो ये सबसे ऊपर वाला भाग, ये जिसके अंदर क्या हो रहा है? ओविडक्ट यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनियां आकर के खुल रही हैं। दूसरा इसका मुख्य और मेन भाग ये वाला, ठीक है। और तीसरा इसका ये संकरा भाग, ये। तो इसका सबसे ऊपर वाला जो भाग है, जो जिसके अंदर ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनियां आकर के खुल रही हैं, इसको नाम दिया जाता है फंडस। क्या कहेंगे हम इसको? फंडस कहेंगे, ठीक है। तो ये अंडवाहिनियों से जुड़ा हुआ ऊपरी भाग होता है। इसके बाद में दूसरा मुख्य भाग कौन सा आता है? बॉडी, ये वाला, इसका मध्य, जिसे हम काय भी बोलते हैं, बॉडी, जो इसका मध्य और मुख्य भाग है। और सबसे नीचे वाला जो संकरा भाग है, जिसे गर्भाशय गिरवा या सेरिविक्स कहते हैं, वो है जो सबसे अंतिम पार्ट है। और इस अंतिम पार्ट के अंदर 2 ओएस पाए जाते हैं, एक इंटरनल ओएस और दूसरा एक्सटर्नल ओएस। इंटरनल ओएस यानी कि अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, हीरा, जो इसकी गर्भाशय की बॉडी से जुड़ा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनल ओएस। तो ये क्या है? गर्भाशय की बॉडी। और इस तरफ जुड़ा हुआ इस गर्भाशय गिरवा का जो भाग है उसे क्या कहेंगे? इंटरनल ओएस, क्योंकि ये अंदर है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस हिस्से से, तो ये हिस्सा आगे चल कर के किससे जुड़ा हुआ है? वेजाइना से जुड़ा हुआ है। और ये गर्भाशय के क्या है? आउटर पार्ट है। तो इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे? एक्सटर्नल ओएस कहेंगे। तो यही मैंने यहाँ पर शो किया है कि अगर बात की जाए सेरिविक्स की, तो ये सबसे अंतिम भाग है और इसका वो वाला हिस्सा जो गर्भाशय के बॉडी या काय भाग से जुड़ा हुआ होता है उसे नाम दिया जाता है इंटरनल ओएस। और इसका वो भाग जो कि वेजाइना यानी कि इस योनि से जुड़ा हुआ होता है उसे नाम दिया जाता है क्या? एक्सटर्नल ओएस। अब अगर हम बात करें यूट्रस यानी कि गर्भाशय के मुख्य कार्यों के बारे में, तो हम देखते हैं कि ओवरी के अंदर जो ओवम बनता है वो ओव्यूलेशन के बाद ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और वहाँ पर जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु आता है तो फिर ओवम और स्पर्म यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के मध्य फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब इस जाइगोट के अंदर 2 प्रोसेस होती है कि एक तो इसके अंदर विदलन यानी कि क्लीवेज की क्रिया होती रहती है और साथ के साथ वो ओविडक्ट के अंदर यूट्रस की ओर मूव करता जाता है और उसके बाद में वो यूट्रस के अंदर आता है और फिर यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय का जो सबसे अंदर वाला जो स्तर है उसके साथ आकर के जुड़ जाता है और उसके बाद में फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे होता रहता है और इसी दौरान फिर प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण हो जाता है और इसी अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा वर्धिशील जो भ्रूण हैं उसको न्यूट्रिशन या पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य
किया जाता है। तो अब अगर हम बात करें गर्भाशय के कार्य के बारे में, तो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है भ्रूण का विकास करना, क्योंकि मैमल्स के अंदर या इन स्तनधारियों के अंदर एम्ब्रियो का जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है, इसी यूट्रस के अंदर होता है, और वो प्लेसेंटा के द्वारा इसके साथ जुड़ा हुआ होता है ताकि उसको इससे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की जो प्राप्ति है वो होती रहे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर सहायक मादा जनन अंग के रूप में 2 अंगों के बारे में चर्चा की है। एक तो है फैलोपियन ट्यूब और दूसरा है यूट्रस यानी कि गर्भाशय। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो नेक्स्ट जो सहायक जनन अंग है, जैसे कि वेजाइना है, वल्वा है, या मैमल ग्लैंड या स्तन ग्रंथि है, या फिर बार्थोलिन ग्रंथि है, इन सब के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।